इस वीडियो में हम समझेंगे वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। वर्क क्या होता है और इसका नेचर कैसा होता है। वर्क और उसका नेचर। फिजिक्स में वर्क और एनर्जी के बहुत ही प्रिसाइज और क्लियर मीनिंग्स होते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर इनका मतलब लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर मूव करते हैं तो हम थक जाते हैं और भूख लगती है। फिर हमें एनर्जी पाने के लिए खाना खाना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं वर्क का मतलब है फोर्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देना या उससे एनर्जी लेना। सीधे शब्दों में कहें तो वर्क एक तरह की ट्रांसफर्ड एनर्जी होती है। वर्क को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मैथमेटिकली वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस एंगल का प्रोडक्ट होता है, जहां फोर्स F वो पुश या पुल है जो ऑब्जेक्ट पर लगाया गया है, इसका SI यूनिट न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट D हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है, इसका SI यूनिट मीटर है। कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। वर्क की SI यूनिट जूल होती है। वर्क के प्रकार। वर्क तीन तरह का हो सकता है: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। अब इनको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पॉजिटिव वर्क। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो किया गया वर्क पॉजिटिव होता है। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बिटवीन एंगल 90 डिग्री से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी बॉक्स को पुश करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे गिरता है तो फोर्स ग्रेविटी भी नीचे होता है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होता है। इसलिए ये भी पॉजिटिव वर्क होता है। नेगेटिव वर्क। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर मूव करता है तो उसका मोशन फ्रिक्शन फोर्स से अपोज किया जाता है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होता है। लेकिन ध्यान दें, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो अप्लाइड फोर्स लगाई गई है उसका वर्क पॉजिटिव होता है। जीरो वर्क। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क जीरो होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम दीवार को बहुत जोर से धक्का देते हैं लेकिन वो हिलती नहीं तो फोर्स तो लगाया गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वर्क जीरो है। लेकिन इस प्रोसेस में हमारी मसल्स एनर्जी यूज करती हैं, इसलिए हम थक जाते हैं, पर वो एनर्जी इंटरनल होती है, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क नहीं होता। इसलिए इसे हम जीरो वर्क कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? फिजिक्स में फोर्सेस को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई फोर्स सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी को किस तरह से अफेक्ट करता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स। किसी फोर्स को कंजर्वेटिव कहा जाता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में उस फोर्स द्वारा किया गया वर्क सिर्फ ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता हो, न कि उस रास्ते पर जो ऑब्जेक्ट ने उन दो पॉइंट्स के बीच फॉलो किया है। मतलब, अगर एक ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट A से फाइनल पॉइंट B तक अलग अलग रास्तों से ले जाया जाए तो वर्क डन हर केस में सेम रहेगा। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: A force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body and not on the nature of path. Gravitational force एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है।
आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मास m का ऑब्जेक्ट A से B तक ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट मूव कर रहा है। एनिमेशन में हम 4 अलग अलग पाथ्स देखते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। केस 1, ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा। इस केस में ऑब्जेक्ट पर फोर्स mg लग रहा है, जिसमें m बॉडी का मास है और g ग्रेविटी। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट h हाइट तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन कुछ ऐसा होगा। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 है, इसलिए वर्क डन mgh के इक्वल होगा। यहां mg इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है, h इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। cos 0 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। केस 2, ऑब्जेक्ट को एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन CB से हाइट h तक ले जाया जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कि अप्लाइड फोर्स F है और बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब क्योंकि प्लेन एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, तो वेट mg के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, mg sin थीटा और mg cos थीटा। हम देख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स F mg sin थीटा के इक्वल और अपोजिट है। वहीं दूसरी ओर mg cos थीटा रिएक्शन R के इक्वल और अपोजिट है। इस केस में वर्क डन कुछ ऐसा होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा है। इस इक्वेशन में sin थीटा को हम परपेंडिकुलर या बेस के टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसा करने पर हम CB को कैंसल आउट कर सकते हैं और AB को डिस्प्लेसमेंट h से रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 होगा, इसलिए फाइनल वर्क डन इक्वल टू mgh होगा। केस 3, इस बार ऑब्जेक्ट को सेम हाइट h तक ले जाएंगे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट स्टेप्स में मूव कर रहा है, जिसमें स्टेप्स की वर्टिकल हाइट z है और हॉरिजॉन्टल विड्थ x। हर एक स्टेप के लिए 2 वर्क डन हो रहे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसलिए वर्टिकल हाइट z के लिए वर्क डन इक्वल टू mgz cos 0 होगा। हॉरिजॉन्टल विड्थ x के लिए वर्क डन इक्वल टू mgx cos 90 होगा। मान लीजिए टोटल स्टेप्स n टाइम्स हैं, तो टोटल वर्क डन कुछ इस तरह होगा। क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0 होगा, इसलिए टोटल वर्क डन इक्वल टू n mgz cos 0 है। अब nz को हम h से रिप्लेस कर सकते हैं, तो फाइनल वर्क डन फिर से mgh होगा। केस 4, ऑब्जेक्ट को हम सेम हाइट तक डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट एक जिग-जैग पाथ फॉलो करेगा। मान लीजिए कि यह जिग-जैग पाथ बहुत छोटे छोटे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से बना है। इन्हें हम dx और dh मान सकते हैं। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से इन सभी स्मॉल वर्क डन का सम कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें फिर से फाइनल वर्क डन इक्वल टू mgh मिलता है। हम पाते हैं कि सभी केसेस में वर्क डन सेम है। इससे प्रूव होता है कि वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकंड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। किसी फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव कहा जाता है अगर ऑब्जेक्ट को मूव करने में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, यानी ऑब्जेक्ट किस रास्ते से मूव हुआ, ये मैटर करता है। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। A force is said to be non-conservative if work done by or against the force in moving a body from one position to another depends on the path followed between these two positions. आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बॉडी A से B मूव करती है। इसमें A से B मूव होने पर जो वर्क डन हुआ है उसे हम W1 से डिनोट करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को वापस B से A लेकर आएंगे। इस वर्क डन को हम W2 से डिनोट करेंगे। हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, तो आइडियली टोटल वर्क इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ एनर्जी खर्च होती है।
इस एनर्जी लॉस को हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कहते हैं, और यह एनर्जी लॉस पाथ पर डिपेंड करता है। इसलिए फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मैथमेटिकली इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेट वर्क डन इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी के इक्वल होता है। ये कुछ और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड, विस्कस फोर्स। थर्ड, एयर रेजिस्टेंस। फोर्थ, टेंशन फोर्स। एनर्जी। हमारी अर्थ पर बिना एनर्जी के लाइफ पॉसिबल नहीं है, और डे बाय डे एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि सन एनर्जी का इस सबसे वीडियो बड़ा में अभी के नेचुरल लिए रिसोर्स बस है। इतना ही। अगर आपको हमारा ये सन के वीडियो अच्छा अलावा लगा हम तो एटम हमारे के इस चैनल न्यूक्लियाई को से भी सब्सक्राइब करें, एनर्जी जनरेट इस वीडियो करते को हैं, लाइक जिसे और हम शेयर करें। न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। हम डेली लाइफ में अक्सर एनर्जी वर्ड का यूज करते हैं, जिसे हम काम करने की कैपेसिटी कंसिडर करते हैं। लेकिन साइंस हमें एनर्जी की डेफिनेट और प्रेसाइज मीनिंग बताता है। आइए इसे हम एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। एनर्जी को समझाने के लिए हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। जब एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल स्टेशनरी विकेट को हिट करता है, तब विकेट जब भी दूर जा गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल की एनर्जी स्टेशनरी विकेट में ट्रांसफर होती है। सिमिलरली, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट रेस करते हैं, तब उसमें ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हैमर को एक पर्टिकुलर हाइट तक रेस किया जाता है, जिससे उसमें एनर्जी स्टोर होती है, और उस एनर्जी का यूज किल ठोकने या किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है, और जब फोर्स लगता है, तब एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, उसे हम वर्क करने की कैपेसिटी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. किसी बॉडी में एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स इस तरह से हैं। कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण क्रिएट होती है। आइए काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक हैवी मेटल बॉल है जिसका मास m है, और ये मेटल बॉल वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। इस बॉल के पाथ पे एक वुडन ब्लॉक को रखा गया है। जब ये बॉल वुडन ब्लॉक को हिट करता है, हिट करते ही बॉल रुक जाती है और वुडन ब्लॉक फॉरवर्ड डिस्प्लेस होता है। अब अगर हम बॉल की स्पीड बढ़ा दें, तो हम देखेंगे कि बॉल ज्यादा इम्पैक्ट के साथ वुडन ब्लॉक को हिट करता है, और साथ ही वुडन ब्लॉक पहले के मुकाबले ज्यादा डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल की काइनेटिक एनर्जी वुडन ब्लॉक में ट्रांसफर होती है। ये एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion. आइए अब हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन की फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी को हम
के ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होगी। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, जहां यू इनिशियल वेलोसिटी है, और हिट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, जहां वी फाइनल वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी एक तरह का वर्क डन है, जो कि ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से मेजर की जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो किसी बॉडी की पोजीशन या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी बनावट के कारण होती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. पोटेंशियल एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग को किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया गया है। जब हम स्प्रिंग को इन दोनों एंड से कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग श्रिंक होती है। साथ ही हम एक अपोजिंग फोर्स फील करते हैं। ये अपोजिंग फोर्स स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण क्रिएट होती है, और साथ ही अपोजिंग फोर्स स्प्रिंग की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन करने की कोशिश करती है। जैसे ही हम स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, यानी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। अब हम स्प्रिंग को होल्ड करेंगे और दोनों एंड्स को आउटवर्ड पुल करेंगे। इस बार स्प्रिंग बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है, और फिर से हम एक अपोजिंग फोर्स फील करते हैं, जो कि स्प्रिंग को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश करता है। इन दोनों केस में जो अपोजिंग फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण लगती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण क्रिएट होती है। आइए अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से h हाइट तक रेस करेंगे, यानी ऊपर उठाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को रेस करने के लिए जो फोर्स लगेगा वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट वेट को हम mg मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट रेस करने पर ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होता है, जिससे ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है। ये एनर्जी ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्रिएट होती है, इसीलिए हम इस एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन हुआ वो W है। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर हम फोर्स को वेट से रिप्लेस कर दे तो वर्क डन mgh के बराबर होगा। इस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताती है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म से किसी दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor destroyed, only converted from one form of energy to another. आसान शब्दों में कहे तो किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी सेम रहती है जब तक आउटसाइड सोर्स से एनर्जी ऐड ना की जाए या निकाली ना जाए। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि बॉल है जिसे ग्राउंड में रखा गया है। इस बॉल का मास m है और ये बॉल स्टेशनरी है। अब हम इस बॉल को ग्राउंड से h हाइट तक रेस करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम इस बॉल की हाइट इंक्रीज करते हैं तब इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है।
इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। हाइट h पर बॉल की वेलोसिटी 0 है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब हम इस बॉल को ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरने देंगे। हम देखते हैं कि सरफेस तक जाने में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। साथ ही ग्राउंड से बॉल की हाइट डिक्रीज होती है और सरफेस तक 0 हो जाती है। हाइट 0 होने पर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है। जब बॉल ग्राउंड को हिट करता है, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और हाइट 0 होती है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। स्प्रिंग में किस तरह पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और यह एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? स्प्रिंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से हेलिकल स्प्रिंग्स और स्पाइरल स्प्रिंग्स ही इंपॉर्टेंट हैं जिनकी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इस केस में हम स्प्रिंग को मासलेस मानेंगे और इस कारण रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पर समान ही होगा। जब हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस या एक्सटेंड करते हैं, तब स्प्रिंग पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। एक फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं और दूसरा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण बनता है। यह दोनों फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, जब हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग is the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring. आइए अब हम स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि एक इलास्टिक स्प्रिंग है जिसका मास नेग्लिजिबल है। इसका एक एंड एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है, जबकि दूसरा एंड एक बॉडी के साथ अटैच है, और इस बॉडी का मास m है। साथ ही हम यह मानेंगे कि स्प्रिंग एक्स एक्सिस के अलोंग है और हॉरिजॉन्टल टेबल परफेक्टली फ्रिक्शनलेस है। अब मान लेते हैं कि बॉडी की पोजीशन पॉइंट ए पर है और स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया जाता है, तब यह स्प्रिंग इलास्टिसिटी के कारण अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिकवर करने की कोशिश करता है। जिस फोर्स के कारण ऐसा होता है, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेच या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहां F रिस्टोरिंग फोर्स है, X स्प्रिंग में किया गया कंप्रेशन या एक्सटेंशन है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करती है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग हार्ड होगा, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है जो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। ध्यान रहे कि इसमें फोर्स नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यह रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए कि स्प्रिंग के साथ अटैच्ड बॉडी एक स्मॉल डिस्टेंस dx तक डिस्प्लेस होती है। इसके लिए जो वर्क डन होगा वो dw इक्वल टू माइनस f dx होगा। इसमें फोर्स की वैल्यू पुट करने पर हमें कुछ ये मिलता है। अब अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहे तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसकी लिमिट 0 से 1 होगी। इंटीग्रेट करने के बाद हमें कुछ ये मिलता है। इस टोटल वर्क डन को हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन्स, जैसा कि हम जानते हैं, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना कोलिजन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक कील पे हथौड़ा मारना, बिलियर्ड बॉल्स का आपस में टकराना और कैरम कॉइन्स का आपस में टकराना, ये सभी कोलिजन के एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। कोलिजन को हम
कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। A collision as an isolated event in which two or more colliding bodies exert relatively strong force on each other for a relatively short time. आसान शब्दों में कहें तो कोलिजन ऐसा इवेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे पर बहुत कम समय के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करती हैं। हालांकि कोलिजन के लिए बॉडीज का आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस की ओर फायर होना और बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट हो जाना। कोलिजन को फिजिक्स के दो लॉ गवर्न करते हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन्हें हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। कोलिजन के मेनली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट, इलास्टिक कोलिजन। सेकंड, इनइलास्टिक कोलिजन। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन वह कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह हैं। फर्स्ट, इसमें लिनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, यानी यह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। सेकंड, सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, यानी एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। इस तरह के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन्स। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम एक रबर बॉल को हार्ड फ्लोर पर ड्रॉप करते हैं तो यह बॉल अपनी ओरिजिनल हाइट से कुछ कम हाइट तक रिबाउंड करती है। इसका मतलब है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। और हर कोलिजन के साथ बॉल की हाइट कम होती जाती है और अंत में वह फ्लोर पर ही रुक जाती है। इससे हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। इन इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह हैं। फर्स्ट, इसमें लिनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, यानी यह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। सेकंड, सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, यानी एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।